नमस्कार मित्रों। स्वागत है आपका एसवी ऑनलाइन के श्री गुरुकुल में। मित्रों, हमने शिव तांडव स्तोत्र की दिव्य श्रृंखला के प्रथम 2 श्लोकों को हमारी पिछली कड़ी के अंदर सरलता से समझा था और आज हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं अगले 2 श्लोक, श्लोक संख्या 3 और श्लोक संख्या 4 को। मित्रों, शुरू करने के पहले एक बार आपसे विनम्र अनुरोध है, कृपया अपने साथ एक पेंसिल अवश्य रखें ताकि हम श्लोकों में उचित विराम, उच्चारण और लय को पहचान सकें और अभ्यास करते समय जिस रूप में हमने इसे विभाजित किया था उसका ध्यान रखकर ठीक उसी ढंग से सीख सकें। तो आइए कहें हर हर महादेव और आरंभ करते हैं आगे के 2 श्लोक, श्लोक संख्या 3 और श्लोक संख्या 4 की। अब जैसे हम देख रहे हैं श्लोक संख्या 3 की जो पहली लाइन है वह है, आप देखिए पूरी एक साथ लिखी हुई है, धरा धरेंद्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर। अब मैंने इसे काफी इजी करा है तब मैं इसको इतने अच्छे से बोल पा रहा हूँ, लेकिन जो पहली बार पढ़ने की कोशिश कर रहा है उसके लिए इतने अच्छे से बोलना बहुत मुश्किल होता है। तो हम इसको किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, जैसे देखिए सबसे पहले धरा, तो मैंने कॉमा लगा दिया धरा के बाद में। अब आप अगला शब्द आप पढ़ करके देखे खुद ही, धरेंद्र, तो हम धरेंद्र पे रुक जाते हैं, तो हमने अगला कॉमा लगाया धरेंद्र। फिर आप उसके बाद में फिर आप खुद धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश करिए, न, फिर आधा न, द के ऊपर एक छोटी की मात्रा है, फिर न और बड़ी की मात्रा है, तो ये बन रहा नंदिनी। तो हम इस तरह से इसको जब लाइन को ब्रेक करके पढ़ते हैं तो ये हमारे बोलने के लिए काफी सरल हो जाता है। तो धरा धरेंद्र, नंदिनी बना तो नंदिनी के बाद में फिर कॉमा लगा दिया। फिर आप देखिए विलास बंधु बंधुर, ये एक साथ लिखा हुआ है, तो इसको भी हम ब्रेक कर सकते हैं। जैसे विलास, तो विलास के बाद में कॉमा, फिर बंधु, तो बंधु के बाद में कॉमा, फिर बंधुर, और आप देखिए उसके आगे एक डैश लगा हुआ है। तो कई बार डैश का मतलब ये भी होता है कि इसके जो आगे जो शब्द है उस शब्द को आप चाहें तो जो पहले वाला शब्द है र उसके साथ में जोड़ करके पढ़ सकते हैं। तो ये किस तरह से कर सकते हैं, बंधु रस, क्योंकि आधा स का उच्चारण इस लाइन में हमको अलग से जब करना पड़ेगा तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन आधे स का उच्चारण हम जब उसके पिछले शब्द के साथ में करते हैं तो हमारे लिए इजी हो जाता है। तो जैसे ये शब्द बना बंधु और उसके बाद में जो बंधु रस, तो हम आधा स जो नीचे वाली लाइन में उसके बाद में हम कॉमा लगा देते हैं। तो ये पहली लाइन बन रही है, धरा धरेंद्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस। अब उसके नीचे हम बोल सकते हैं पूरा, तो पूरा के बाद में कॉमा। फिर जो आप देख रहे हैं यह द्य, ये द्य के लिए स्टैंड करता है, द नहीं द्य, तो हम इसको बोलेंगे दिग्यंत। तो दिग्यंत, तो त के बाद में हमने फिर कॉमा लगा दिया। फिर अगला है संतति, तो हम संतति के बाद में कॉमा लगा सकते हैं। फिर आप देखिए प्रमोद, प्रमोद द के बाद में कॉमा। अब मान, मान से, तो मान के बाद में भी कॉमा लगा सकते हैं और मानस्य के बाद में भी कॉमा लगा सकते हैं। इसको हम 2 भाग में विभाजित कर सकते हैं। तो ये लाइन क्या बनी, पूरा दिग्यंत संतति प्रमोद मान मानस्य। वही जब हम इस श्लोक की तीसरी लाइन देखते हैं तो तीसरी लाइन है कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्ध रापदी। अब ये भी पूरी एक साथ है, लेकिन हमको जब इसको सरल करना है तो हम सरल करने के लिए इस पूरी लाइन को हमारे सुविधा के हिसाब से हम विभाजित कर सकते हैं। जैसे पहला शब्द हम ये बनाएंगे कृपा, तो कृपा के बाद हमने कॉमा लगा दिया। फिर हम जब हम पढ़ के देखेंगे तो हमको कहाँ तक पढ़ने में इजी लग रहा है, कटाक्ष, तो कटाक्ष अक्षर के बाद में हमने फिर कॉमा लगा दिया। फिर अगला है आगे धोरणी, णी के बाद में कॉमा लगा देते हैं धोरणी। फिर आप देखिए नीरु, अब ये द और फिर नीचे ध है, तो इसके ऊपर हमको जोर देना पड़ेगा, हमको दोनों को उच्चारण करना पड़ेगा, निरुद्ध। तो हमने ध के ऊपर कॉमा लगा दिया वापस से। फिर अगला है दु, ध में र की रफार, तो दुर्ध, तो दुर्ध के बाद में कॉमा। फिर रापदी, तो रापदी के बाद में हमने कॉमा लगा दिया। तो ये जो लाइन बन रही है कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्ध रापदी। अब भाई हम जब तीसरे श्लोक के अंतिम लाइन को देखते हैं तो उसमें भी पूरा एक साथ लिखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर एक बेनिफिट यह है कि उन्होंने शब्दों को ब्रेक करके लिखा है। जैसे आप देखिए क्वचित दिगंबरे, फिर स्पेस, फिर मनो, फिर स्पेस, फिर विनोद में तो, फिर स्पेस, फिर वस्तुनि। लेकिन अब मैं इसको सरल कर चुका हूँ इसलिए मैं इतनी आसानी से पढ़ पा रहा हूँ,
लेकिन जब आप इसको पढ़ने जाएंगे तो हो सकता है कुछ आपको कठिनाई का सामना करना पड़े, तो हम इसको भी एक बार ब्रेक करते हैं। तो हम पहला शब्द इसके अंदर क्या बना सकते हैं, आधा का ब और ची है, तो हम इसको बोल सकते हैं क्वची, क्वची। हाँ जी। उसके बाद में यह है जो मैंने भी आपको बताया था, ये दिया के लिए खड़ा होता है, द नहीं दिया, तो इसको बोलेंगे दिग्यंबर। तो दिग्यंबर के बाद में हमने कॉमा लगा दिया। फिर मनो, तो मनो के बाद में कॉमा लगा दिया। फिर यह विनोद मेतु, तो विनोद के बाद में कॉमा और मेतु के बाद में कॉमा, विनोद मेतु। उसके बाद में फिर जो अगला आखिरी शब्द है वो वस्तुनि, तो ये वस्तुनि के बाद में कॉमा। तो ये लाइन क्या बने, क्वचित दिग्यंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि। ये हमारा श्लोक होता है 3 पूरा। इसको मैं एक बार फिर से आपके सामने बोल करके बताना चाहूंगा, जैसे धरा धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस पुरद दिग्यंत संतति प्रमोद मान मानसे। अगली लाइन है कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्द रापदी क्वचित दिग्यंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि। तो ये श्लोक काफी इजी हो गया। अब वही हम श्लोक संख्या 4 को देखते हैं। तो इसमें अभी एक पूरी लाइन में लिखा हुआ है जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फणा मणिप्रभा। अभी पूरी एक लाइन में लिखा हुआ है, तो हमें जब इसको सरल करना होगा तो हम इन शब्दों को ब्रेक करके जब कोशिश करेंगे पढ़ने की तो ये सरल हो जाएगा। फिर जब आप लय में बोलना चालू करेंगे तो आप इन शब्दों को एक साथ बोल सकते हैं। तो जैसे देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से कॉमा लगाएंगे, जटा, पढ़ने में हमको जटा आ रहा है तो हमने जटा के बाद कॉमा लगा दिया। फिर भुजंग, तो भुजंग के बाद में कॉमा। फिर पिंगल, तो पिंगल और आदस, तो मैंने अभी जैसे आपको बताया था कि आदस है तो हम चाहे तो उसको उसके पहले वाले शब्द के साथ में भी ले सकते हैं। तो हम पिंगल की जगह पिंगलस करके हम कॉमा लगा देंगे, पिंगलस। फिर आ रहा है फुरत, आधा त, तो हमको पूरा फुरत त नहीं बोलना, फुरत, तो हम उच्चारण जो करेंगे वो आधे त का, तो फुरत। फिर शब्द है फणा। फिर अब देखिए मणिप्रभा, तो आप एक साथ भी बोल सकते हैं मणिप्रभा, या मणि के बाद में कॉमा प्रभा के बाद में कॉमा, तो ये मणिप्रभा। अगली लाइन है कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्व धूमुखे। तो इसको भी हमको सरल करने के लिए जितने शब्दों को हम बोल सकते हैं उनको जोड़ करके ही बोलें तो वो ज्यादा उचित होगा। जैसे कदम्ब, तो कदम्ब पढ़ने में इजी है तो हम कदम्ब के बाद में कॉमा लगा देते हैं। फिर कुमकुम, तो आप चाहे तो कुमकुमा के बाद में लगा दें, या कुंकु के बाद में लगा दें, कुमकुमा के बाद में लगा दें, लेकिन अगर आप कुमकुमा के बाद में लगाएंगे तो उच्चारण काफी अच्छा बनता है, तो कुमकुमा। फिर आ रहा है द्रव, द्रव, तो द्रव के बाद में कॉमा। फिर अगला आप पढ़ करके देखिए प्रलिप्त, तो ये जो त है ना यहाँ आप रोक दीजिए, तो इसके बाद में कॉमा लगा दीजिए प्रलिप्त। फिर हो रहा है दिग्व, तो दिग्व के बाद में कॉमा। फिर धूमुखे, तो धूमुखे के बाद में कॉमा। ये लाइन क्या बनी, कदम्ब कुंकुम द्रव प्रलिप्त दिग्व धूमुखे। फिर अगली लाइन है श्लोक संख्या 4 की तीसरी लाइन जो हो रही है वो भी एक साथ ही पूरी लिखी हुई है, मदांध सिंधु रस पुरत्व गुत्तरीय मेदुरे। अब जब हमको इसको सरल करना है तो हमें इनको भी शब्दों को विभाजित करना होगा। अब विभाजित हम बिल्कुल उसी तरह से करेंगे जैसे पढ़ करके हम देखते हैं हमको कहाँ इजी लगता है। तो हमको पहला लग रहा है शब्द मदांध, तो ध के बाद में कॉमा लगा दिया मधांध। फिर सिंदूर, तो ये तो सिंदूर के बाद में आप कॉमा लगा सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको बताया आधा से होता है तो उसको पहले वाले लेटर के साथ में बोलते, तो हम किस तरह से बोल सकते हैं, सिंदूरस, तो सिंदूरस हो गया। फिर फूरा, अब यहाँ देखिए कि आधा तो 2 बार बना हुआ है तो हमको इस त के ऊपर जोर देना पड़ेगा, तो फुरत्व, फुरत्व, तो फूरा आधा त इधर हो गया फुरत्व, और ये इधर आधा तो और वो हो गया, तो फुरत्व। तो हम फुरत्व के बाद में इस तरह से कॉमा लगा देते हैं, पुरत्व। फिर उसके बाद में जो है फिर वह गुत्तरीय, आगे ना आप देखिए आधा त और पूरा त है, तो हम जो पूरा त होता है उसको त पूरा बोलना पड़ता है, तो गुत, गुत में आधा त इधर आ गया, तरीय, तो त पूरा हो गया। फिर री और उसके बाद का जो है य, तो हम इसको बोलेंगे गुत्तरीय, तो गुत्तरीय के बाद में कॉमा लगा है। फिर 3 है पीछे में दू और रे, तो ये मेदुरे हो गया, मेदुरे के बाद में हमने फिर कॉमा लगा दिया। तो ये लाइन बन रही है मधांध सिंधु रस स्फुरत्व गुत्तरीय मेदुरे।
अगली लाइन आप देखेंगे तो इसके अंदर इन्होंने स्पेस दे करके लिखा है, तो पढ़ने में वैसे भी इजी हो जाता है। और अगर इसमें कोई शब्द हमको डिफिकल्ट लगता है तो हमको जिस तरह से हम अभी कॉमा लगा करके विभाजित करते आ रहे हैं, बिल्कुल हम उसी तरह से विभाजित कर देंगे। जैसे मनो, तो मनो के बाद में स्पेस आप चाहें तो कॉमा लगा दीजिए, मनो। फिर ये है विनोद मदभूतम, ये पूरा एक साथ है, तो आप विनोद के बाद में कॉमा लगा दीजिए और मदभूतम के बाद में कॉमा लगा दीजिए। फिर विभर्तु भी अकेला ही शब्द, उसके अंदर भूत भर्तरी, तो आप चाहें तो इसको भी दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे पहला हो गया भूत और दूसरा हो गया भर्तरी। तो ये पूरी लाइन क्या बनी, मनो विनोद मदभुतम विभर्त विभर्तु भूत भर्तरी। तो हमारा यह श्लोक संख्या 4 भी सरल होता है। अब एक बार मैं आपको श्लोक 3 और श्लोक 4 को एक बार पढ़ करके बता देता हूँ, उसके बाद में हम श्लोक 1, 2, 3 और 4 चारों श्लोकों को एक बार अलग से फिर पढ़ के बताते हैं। अब जैसे ये है, धरा धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस पुरद्यंत संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचित दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि जटा भुजंग पिंगलस पुरत फणा मणिप्रभा कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्ध सिंधु रसपुरत्व गुत्तरीय मेदुरे मनो विनोद मद्भुतम विभर्तु भूत भर्तरी। तो ये इजी हुआ। अब जैसे हम इसको शुरू से जब पढ़ के बताएंगे तो किस तरह से पूरा चारों श्लोक बनते हैं। जटाटवी कलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलंब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमट्टमट्टमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवं जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोलवीचिवल्लरि विराजमान मूर्धनि धगत् धगत् धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोर चंद्रशेखरि रति प्रतिक्षणं मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस पुरत्यंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचिद् दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि जटाभुजंग पिंगलस पुरत्फणा मणिप्रभा कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्ध सिन्धुरस्फुरत्वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोद मद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरी। तो मित्रों, यहाँ पर आज हमारे श्लोक संख्या 3 और श्लोक संख्या 4 भी सरल होता है। आज के इस पावन अध्याय में हमने इस श्रृंखला के श्लोक संख्या 3 और 4 को समझा, अनुभव किया और लय के साथ में श्लोक संख्या 1, 2, 3 और 4 का अभ्यास भी किया। हम आशा करते हैं कि यह प्रयास आपके शिव भक्ति मार्ग में सार्थक कदम सिद्ध होगा। तो कहें हर हर महादेव। फिर मिलते हैं इसी श्रृंखला के नए श्लोकों के साथ में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।